गाइस, हर ट्रेडर का यही मन करता है कि वो सही जगह पर सही एंट्री ले। अब होता क्या है, सही जगह तो ट्रेडर को थोड़ा सा एक्सपीरियंस आने के बाद ही समझ में आने लग जाती है। उसे पता चलने लग जाता है कि इस जगह से मार्केट ऊपर जा सकता है, इस जगह से मार्केट नीचे आ सकता है। पर उसे मेन डिफिकल्टी जो फेस करनी पड़ती है वो ये रहती है कि उस जगह पर सही एंट्री किस तरह से प्लान करे, क्या स्टॉप लॉस रखे, क्या टारगेट रखे, कितना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करे। इन सब में उसे सबसे ज्यादा इशू आता है। स्वागत है आपका स्मार्ट मनी कंसेप्ट के 7th पार्ट में, जिसमें हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक्स को यूज करके उन पे एंट्री प्लान की जाती है, क्या कंप्लीट स्ट्रेटेजी रहती है ऑर्डर ब्लॉक की। जैसा कि इस वीडियो की पूरी थीम ही ट्रेड एग्जीक्यूशन पे रहने वाली है, ध्यान से सारे पॉइंट्स को आप सुनेंगे तभी आप उसको सही से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, अदरवाइज आपके ट्रैप होने के चांसेस बने रहेंगे। जैसा कि हर स्ट्रेटेजी का सबसे पहला एंड सबसे बेसिक पॉइंट रहता है कि टाइम फ्रेम हमें कौन सा पिक करना है। तो इस बात को ध्यान से समझिए कि जितना ज्यादा हायर टाइम फ्रेम रहेगा, ऑर्डर ब्लॉक की एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा हाई रहती है। जितना ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, उतनी ही उसकी एक्यूरेसी कम रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। स्मार्ट मनी के काम करने का तरीका हम देख रहे हैं। तो स्मार्ट मनी जो रहते हैं, बड़े प्लेयर्स जो रहते हैं, वो मोस्टली यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करना पसंद करते हैं। बड़े स्टॉप लॉस, बड़े टारगेट के लिए वो ट्रेड करना पसंद करते हैं। मोस्टली ऐसा ही देखा जाता है। इस वजह से लोअर टाइम फ्रेम में उसकी एक्यूरेसी एज कंपेयर टू हायर टाइम फ्रेम कम रहती है। अब ये बात को सुन के आपके मन में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि यार मैं तो इंट्राडे में ट्रेड करता हूँ, 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, इस तरह से छोटे टाइम के लिए ट्रेड को होल्ड करता हूँ, तो फिर मेरे ऑर्डर ब्लॉक ये क्या काम आएगा। ट्रेडर्स की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, जिससे होगा क्या कि हायर टाइम फ्रेम जैसी एक्यूरेसी भी हमें मिलेगी, साथ ही साथ हमें ट्रेड को ज्यादा लंबा भी होल्ड नहीं करना पड़ेगा। लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेके हमारा काम चल जाएगा, यानी दोनों के बीच की गली हम निकाल लेंगे। अब जैसा कि नॉर्मली ये सारे टाइम फ्रेम हमारे सामने निकल के आते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम को ट्रेड करना पसंद करता हूं, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम का ट्रेडर हूं, तो मुझे क्या करना होगा, उससे 2 या 3 टाइम फ्रेम दूर जाके जो टाइम फ्रेम निकल के आ रहा है, जैसे यहाँ पे 45 मिनट निकल के आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो उस पर मुझे ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना चालू करना है। पर इसी के साथ मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं 45 मिनट टाइम फ्रेम को तो यूज ही नहीं करता, मैं तो सिर्फ यही टाइम फ्रेम को यूज करता हूं जो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके रख सके हैं। तो मैं क्या करूंगा, उसके आसपास का जो टाइम फ्रेम है, जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम है, तो उस पर मैं ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना चालू करूंगा। अब इससे पहले कि रियल चार्ट पे चल के हम एंट्री करना सीखें, आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म को समझना जरूरी है, जिसको कहा जाता है POI, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मतलब होता है इसका? जैसा मैंने आपसे कहा था, एक जो ट्रेंडी मूव चलता हुआ आता है, उसके बीच में हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स देखने को मिल सकते हैं, पर उन मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स में से सिर्फ एक या मैक्सिमम 2 ऑर्डर ब्लॉक ही हमारे काम का रहता है। तो जो ऑर्डर ब्लॉक हमारे यहाँ पे काम का है, उसको हम कहते हैं POI, यानी वो ऐसा एरिया है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जहां से चार्ट अच्छा रिएक्ट कर सकता है। उस एरिया में ही सिर्फ हमारा इंटरेस्ट है, इसीलिए उसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। तो आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जिस ऑर्डर ब्लॉक को हमें ट्रेड करना है, उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। उसके अलावा अगर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है तो वो हमारे किसी भी काम के नहीं रहते हैं। अब जो POI होता है, उसमें कौन सा वैलिड होता है, क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, उसको समझना जरूरी है। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, चार्ट एक अच्छा फॉल करता हुआ आया, एक यहाँ पे उसने पुल बैक दिया अप साइड पे, वापस से नीचे ब्रेक करा, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के तुरंत बाद ही अगर मार्केट जहां पे उसका मेन हाई लग रहा है उसको ब्रेक कर देता है वापस से, तो उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है। यानी अभी तक चार्ट डाउन ट्रेंड में बना हुआ था इस तरह से, उसके आगे से चार्ट यहाँ पे अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो जिस टाइम पे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, उसके बाद से हम बुलिश साइड की एंट्री को ढूंढना चालू करते हैं, यानी कि बुलिश POI को ढूंढना चालू करते हैं। अब बुलिश POI के लिए क्या जरूरी है, जैसे यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, उसके बाद जो एक फर्स्ट पुल बैक आता है, फर्स्ट पुल बैक के हायर चांसेस होते हैं कि ये फर्स्ट पुल बैक को मार्केट एक बार टेकन आउट करेगा, यानी कि यहाँ पे उन लोगों के स्टॉप लॉस हिट करेगा। और ये जो फर्स्ट पुल बैक जो यहाँ पे टेकन आउट होता है इस तरह से, उसको कहा जाता है मार्केट में इंड्यूसमेंट। इसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको अपलोड कर रखी है, वैसे उसको और डिटेल में हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे कभी। फिलहाल सिर्फ आप इतना सा समझिए कि इंड्यूसमेंट मतलब होता है जो फर्स्ट पुल बैक हुआ है उसको मार्केट यहाँ पे टेकन आउट करता है, उसकी लिक्विडिटी को पूरा यहाँ पे कलेक्ट करने जाता है, ताकि जिन्होंने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह रखे हैं अपने, उनके सबके यहाँ पे मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अब ऐसा होता क्यों है, उसकी साइकोलॉजी को समझिए पहले। क्योंकि जब भी चार्ट एक अच्छा ट्रेंडी मूव देता है, जिनकी ये रैली मिस हो गई, न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं स्पेशली, वो फर्स्ट पुल बैक आते ही यहाँ पे बाय करने का सोचते हैं, तो उनके सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे आ चुके होते हैं। तो जो फर्स्ट पुल बैक निकला है उसको मार्केट एक बार टेकन आउट करने आता ही आता है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे ऊपर की साइड पे जाता है, तब जाके उसको एक ज्यादा लिक्विडिटी मिलती है, ज्यादा अच्छा अपसाइड का स्ट्रेंथ मिलता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है ध्यान रखने की, जब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, उसके बाद फर्स्ट पुल बैक हुआ ये वाला, यहाँ पे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक हमें मिल रहा है तो इसको हमें यूज नहीं करना है। भले ही वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो तो भी हमें उसको यूज नहीं करना है, वो हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला एरिया नहीं है। एक बार जब मार्केट ने ये फर्स्ट पुल बैक वालों के सबके स्टॉप लॉस खा लिए, उसके बाद हो सकता है कोई आपको बीच में एक POI देखने को मिल जाए, या फिर एकदम एक्सट्रीम पे एक POI देखने को मिल जाए। यही 2 मेन POI हमारे काम के रहते हैं, या तो पहला वाला या फिर दूसरा वाला। कभी कभी हो सकता है ये वाला POI स्ट्रांग हो तो मार्केट यहीं पे इस पे टैप करके और यहीं से ऊपर चला जाए। कभी कभी होता है कि मार्केट मेजर वाले POI पे आता है, एकदम एक्सट्रीम वाले POI पे, उस पर टैप करके मार्केट ऊपर की साइड पे जाता है। तो इन 2 POI पे अगर हम एंट्री करते हैं, यानी कि एक मिडिल वाला POI और एक एक्सट्रीम वाला POI, तब हमारे सक्सेस के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं।
और साथ ही आपको क्या समझ में आ गया कि जो फर्स्ट पुल बैक में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा इस तरह से, उसको आपको कभी भी यहाँ पे नहीं लेना है। सिंपली यहाँ पे हम एंटर करेंगे, जब उस पर मार्केट टैप करेगा, या इस पे करता तो हम इस पे एंट्री करते। अब उसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, वापस से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो मतलब क्या हुआ है, सेम ट्रेंड ही यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ जा रहा है, जो कि हायर हाइज हायर लोज का हमें देखने को मिल रहा है। तो वापस से हम यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना चालू करेंगे। दोबारा से जैसे मैंने आपसे कहा, जो फर्स्ट पुल बैक आता है उसमें अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिल रहा है, उसको हमें यूज नहीं करना है। फर्स्ट पुल बैक के यहाँ पे लो ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उसके नीचे यहाँ पे काफी सारे रिटेलर्स वगैरह अपनी पोजीशंस के स्टॉप लॉस रखते हैं, तो स्मार्ट मनी जनरली उनको हंट करके फिर ही ऊपर जाता है। एंड इस कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है इंड्यूसमेंट। तो इस तरह से यहाँ पे जब सबके स्टॉप लॉस हिट कर लिए नॉर्मल रिटेलर्स के, नॉर्मल ट्रेडर्स के, उसके बाद एक वैलिड पीओआई पे जब चार्ट टैप करेगा तो वहां पे हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अब उसी डायग्राम में थोड़ा सा आगे आते हैं। तो इस तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी तक करते हुए चल रहे थे जब तक सेम ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा था। अब एक बार क्या होता है, यहाँ से ऊपर की साइड पे मूव आता है, पर ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इसके बाद यहाँ पे तुरंत हमें नीचे की साइड पे ये लो ब्रेक होता हुआ नजर आ जाता है। तो यहाँ पे अगेन वापस से क्या हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी तक ऊपर की साइड की ट्रेड ढूंढ रहे थे, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे थे, अब नीचे की साइड की ट्रेड ढूंढेंगे और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे। यानी कि बियरिश पीओआई कहां पे हमें मिलेगा, सेम वही तरीका है, सिर्फ अपोजिट साइड पे हमें करना है। जो फर्स्ट यहाँ पे इंटरनल हाई लगा रहता है इस तरह से। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि जो फर्स्ट इंटरनल लो लगता है उसके मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह इकट्ठे करता है फर्स्ट पुल बैक के। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट इंटरनल यहाँ पे हाई लगा हुआ है उसके मार्केट जब स्टॉप लॉस वगैरह कर ले, यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट क्रिएट होता हुआ आपको नजर आ जाए। इंड्यूसमेंट क्या है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल करा, स्टॉप लॉस आए, उसको मार्केट ने हिट करा, सेम टाइम पे पीओआई को हिट करा, तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, पर ध्यान से आप चीजों को समझेंगे, 2-3 बार सुनेंगे, जहां पे भी आपको डाउट है तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी चीजें। अब सेम वापस से यहाँ पे लो बना था, वो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, सेम डायरेक्शन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। तो डाउन साइड के लिए हम वापस से ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे। तो वापस से ये जो फर्स्ट यहाँ पे अपसाइड पे पुल बैक निकलेगा, फर्स्ट जो यहाँ पे इंटरनल हाई लगेगा उस पे हमें यहाँ पे कभी भी वापस से शॉर्ट नहीं करना है। भले ही इसके यहाँ पे आसपास कोई ऑर्डर ब्लॉक हमें मिले, तब भी यहाँ पे इसके आसपास हमें शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि चांसेस ज्यादा ये रहते हैं कि यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाएगा भी सही कभी कभी, पर वापस से ऊपर निकल के मेन वाले पीओआई पे ही हिट करके वहां से फिर ये नीचे आएगा। क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है, इसको यहाँ पे साथ के साथ लिक्विडिटी भी मिल जा रही है। क्योंकि ओवरऑल जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म पे टिका हुआ है, वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को समझने जानने के लिए ही हम ये बाकी के कंसेप्ट को सीखते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई, इंड्यूसमेंट, ये सब एक ही चीज को जानने के लिए है यहाँ पे लिक्विडिटी। लिक्विडिटी से सिंपली क्या मतलब है, स्टॉप लॉसेस। ऐसा करने के पीछे सिंपल सा रीजन रहता है, स्मार्ट मनी एक ही तीर से 2 काम करता है। यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक को देखकर शॉर्ट करा, उन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे अपने ऊपर, उसको भी मार्केट ने हटा दिया। दूसरा तीर यहाँ पे क्या चला कि जो यहाँ पे इस तरह से डब्ल्यू टाइप ऑफ पैटर्न या इस तरह के पैटर्न को देख के यहाँ पे बाय करने आए फर्स्ट पुल बैक के ऊपर, कि यहाँ पे चलो ब्रेकआउट हो गया, बाय कर लेता हूँ, उनके सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे की साइड पे आ गए, उनको भी मार्केट ने डबल हंट कर लिया। ये जितना भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट है ये एकदम प्रैक्टिकलिटी पे बेस है। आपको प्रैक्टिकल चार्ट्स पे भी ऐसा ही होता हुआ नजर आएगा। आप में से काफी सारे लोगों ने ये चीजें फील भी कर रखी होंगी। बस हमारे साथ ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में हमें लगे यार हमें स्मार्ट मनी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक हम नॉर्मल चीजों को देखते थे, नॉर्मल प्राइस एक्शन को, बेसिक चीजों पे काम करते थे। वहां से जब हम थोड़ा अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, कुछ अच्छे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा थोड़ा सा एफर्ट बढ़ जाते हैं यहाँ पे। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, तो ये सबके साथ होता है। मैं चाहता तो डायरेक्ट चार्ट पे भी आपको ये सारे एग्जांपल दिखा सकता था, पर उससे आपके माइंड में कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाता। यहाँ पे डायग्राम में देख के आप क्या होगा कि मेन कंसेप्ट को समझ पाएंगे। फिर एग्जांपल तो उसके मल्टीपल हो सकते हैं, अलग अलग तरह से हो सकते हैं, पर मेन जो कोर कंसेप्ट होता है, बेसिक कंसेप्ट, वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा। अब अभी तक की चीजों को मैं एक बार यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूं, जिससे कि आपका माइंड एक बार फ्रेश हो जाए वापस से। फिर हम प्रैक्टिकल चार्ट्स की तरफ चलेंगे, वहां पे एंट्री करना देखेंगे। अभी तक हमने एक तो सीखा कि पीओआई क्या होता है, यानी वही ऑर्डर ब्लॉक जिसपे हमें ट्रेड लेनी है, वही ऑर्डर ब्लॉक जो हमारे इंटरेस्ट का है, हमारे काम का है, उसको पीओआई कहते हैं सिंपली। दूसरा हमने क्या सीखा कि अप ट्रेंड के चार्ट में जो यहाँ पे फर्स्ट इस तरह से पुल बैक आता है, फर्स्ट लो लगता है, वो जनरली यहाँ पे टेकन आउट हो जाता है, उसको मार्केट इंड्यूसमेंट कहता है, आईडीएम करके उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो आईडीएम के बारे में हमने जाना, आईडीएम होता क्यों है, लिक्विडिटी को जनरेट करने के लिए सिंपली। और डाउन ट्रेंड के चार्ट में जो फर्स्ट पुल बैक आता है, फर्स्ट हाई लगता है इंटरनल, उसको मार्केट एक बार टेकन आउट करता है, वही सेम कंसेप्ट है, इंड्यूसमेंट उसको कहते हैं, लिक्विडिटी को जनरेट करने के लिए। मान लेते हैं सारा डायग्राम जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा, ये था 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब हमने एक अच्छा सा यहाँ पे पीओआई मार्क कर लिया, इसको कहा जाता है HTFPOI, यानी कि हायर टाइम फ्रेम पीओआई। 1 आवर तो जैसे हमारे एग्जाम्पल का केस है, अगर आप 1 मिनट पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो 15 मिनट पे मार्क कर सकते हैं पीओआई को, वो भी HTFPOI हो जाएगा आपका। अब इस पीओआई को यूज में लेते हुए हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलना है, या जैसे यहाँ पे 15 मिनट पे आपने निकाला तो उसके बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें जाना है। वहां पे जाके कुछ एंट्री मॉड्यूल्स रहते हैं, एंट्री मॉड्यूल्स उनको कहा जाता है, उस पे हमें ध्यान देना है। उसके थ्रू मिलेगी हमारे को लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री।
अब रियल चार्ट पे हम आ चुके हैं निफ्टी बैंक के 1 आवर टाइम फ्रेम पे सबसे पहले बात कर रहे हैं। लास्ट वाली जो हमारी वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पूरा बेसिक एक्सप्लेन करा था, उसमें हमने निफ्टी 50 के चार्ट को पिक करा था। इसमें हम निफ्टी बैंक के चार्ट को देखने वाले हैं जिससे कि आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए कि कोई भी इंडेक्स हो वहां पे सेम तरह से ही ऑर्डर ब्लॉक वगैरह काम करते हैं। अब जब इस तरह से हम यहाँ पे चार्ट को जूम आउट करेंगे तो सिर्फ आंखों से देखकर हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे चार्ट जो है क्लियर कट अप ट्रेंड में बना हुआ है, स्ट्रेंथ में बना हुआ है काफी अच्छा। तो सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है, बुलिश साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना है जिससे कि हायर टाइम फ्रेम पीओआई को हम हमारे ढूंढ सकें, फिर उस पर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री प्लान करेंगे। और साथ ही एकदम रीसेंट एग्जांपल्स को मैंने पिक किया है। बैंक निफ्टी इसी वीक का ये पूरा चार्ट है, इसके आगे कोई भी चार्ट नहीं है बैंक निफ्टी का, जिससे कि आप एकदम रीसेंट एग्जांपल पे चीजों को समझ सकें और आपके मन में ये भी ना रहे कि मैं पीछे से कोई अच्छे एग्जांपल्स ढूंढ के आपके सामने पेश कर रहा हूं। यहाँ पे सिंपली क्या देखने को मिल रहा है, चार्ट नीचे से अच्छा मूव करता हुआ आया, यहाँ पे उसने डॉट हाई लगाया, उसके बाद एक पुल बैक दिया। अब एक पॉइंट जैसा मैंने आपको अभी डायग्राम में समझाया था कि जो फर्स्ट पुल बैक होता है इससे तो हमें वैसे भी कोई मतलब नहीं होता, इसके चांसेस रहते हैं जनरली कि ये टेकन आउट हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे होता हुआ भी नजर आया कि यहाँ पे टेकन आउट हो चुका है। यहाँ से इसने वापस ऊपर जाने का ट्राई करा और मार्केट में यहाँ पे क्या होगा, रिटेलर्स बैठेंगे, एंटर करेंगे रिटेलर्स, उसको सबको यहाँ पे मार्केट ने हटा दिया। तो डायग्राम वाली बात आपको समझ में आ गई इस तरह से यहाँ पे कि यहाँ पे मार्केट ने सबको रिटेलर्स को हटा दिया। इसको कहा जाता है IDM, इंड्यूसमेंट। क्या होता है इसके थ्रू, लिक्विडिटी जनरेट होती है मार्केट में। उसके बाद जब चार्ट ने लिक्विडिटी जनरेट कर ली तो यहाँ पे ऊपर की साइड पे जाना चालू करा। अब ये जो हमारा हाई लगा हुआ था, जिस टाइम पे ये हमारे हाई के ऊपर मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा कहलाएगा। अब जूम करके हम देखते हैं तो जो फर्स्ट हाई लगा हुआ था उसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ पर तुरंत नीचे की साइड पे गिर गया, तो वहां पे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप होती हुई हमें नजर आई है। तो जब लिक्विडिटी स्वीप होती है, लास्ट वाली वीडियो मैंने आपको बताया था, उसके बाद जो उसका हाई बन जाता है उसके ऊपर कैंडल क्लोज होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे जाके कैंडल क्लोज हुई उसके ऊपर, तब ये हमारा फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में समझाया था कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जब माना जाता है जब उसमें से चारों के चारों ये क्राइटेरिया टिक होते हुए नजर आते हैं, जिसमें पहला हो जाता है कि एक तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तब हम उसको आइडेंटिफाई करना चालू करेंगे, इम्बैलेंस सही है कैंडल के बीच में, थर्ड ऑर्डर ब्लॉक जो है मिटिगेटेड नहीं होना चाहिए, उसके बाद फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हर स्मार्ट मनी कंसेप्ट का कोर कंसेप्ट है, जो मैंने आपको अभी बताया कि लिक्विडिटी। तो इस पूरे लेग में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हमने मान लीजिए कि लास्ट सेलिंग मूव हमारा यहाँ तक हमें देखने को मिला था, इसको अगर हम मार्क करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो अगली ही कैंडल आई नेक्स्ट, इसने इस पे टैप कर दिया, तो ये तो वैसे भी थर्ड क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा, मिटिगेटेड हो चुका है। अब उसके हल्का सा ऊपर आते हैं तो ये जो लास्ट यहाँ पे सेलिंग चली, इस तरह से हल्का सा कंसोलिडेशन वगैरह हुआ, मार्केट ने यहाँ पे एक तरह का ऑर्डर फ्लो बनाया। तो इसके अंदर में अगर हम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट क्या कैंडल लगी हुई है, ये वाली, इसका जब हम पूरी की पूरी कैंडल को मार्क करते हैं तो क्या ये ऑर्डर ब्लॉक बनने लायक है हमारे, नहीं, क्योंकि ये तो यहीं पे मार्केट ने इसको टैप कर दिया, तो ये यहीं तक इसका काम खत्म हो चुका। अब उसके ऊपर हम आते हैं तो लास्ट ऑर्डर फ्लो क्या चलता हुआ आया, ये वाला, इसके अंदर लास्ट सेलिंग कैंडल जो लास्ट मूव था वो इस वाली कैंडल ने डॉट लो लगाया। इस पूरी कैंडल को जब हम मार्क करेंगे इस तरह से ये यहाँ पे मार्क हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या था कि इम्बैलेंस क्या हमें देखने को मिल रहा है कैंडल में, तो जी हाँ बिल्कुल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में बहुत ही अच्छा इम्बैलेंस क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया क्या था कि क्या ये मिटिगेटेड है, तो नहीं, अभी तक चार्ट ने इस पे कभी भी टैप नहीं करा है, यहाँ पे पहली बार आगे जाके करेगा। तो सारे क्राइटेरिया टिक होने के बाद ये हमारा फिर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर किया जा सकता है। इसको हम नाम दे सकते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का। तो इसको कहा जाएगा यहाँ पे HTFPOI, जैसा मैंने आपको कहा था हायर टाइम फ्रेम POI, यानी कि इस एरिया में पूरा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब एक तो हम इसको इस तरह से ट्रेड कर सकते थे जैसा कि ये बुलिश POI है, तो यहाँ पे जब मार्केट इस पर टैप करता तब हम यहाँ पे एंट्री लेके और स्टॉप लॉस हमारा इसके हल्का सा नीचे रख सकते थे। यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे एंट्री रहेगी ऑर्डर ब्लॉक पे, उसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ऑर्डर ब्लॉक के हल्का सा नीचे रहेगा, अगर डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे हम एंट्री कर रहे हैं तो। और टारगेट क्या रखना है हमारा, जो लास्ट रीसेंट हाई लगा हुआ है स्विंग का, वहां तक का हमारा टारगेट रहता है। तो इसको हम यहां तक इस तरह से कर लेते हैं। इसके साथ में ये भी समझना जरूरी है कि जब चार्ट यहां पे टैप करेगा तब हम एंट्री लेने की बात यहां पे क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं जैसा मैंने आपको डायग्राम में समझाया था कि एक अच्छा मूव आने के बाद जब यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक आए, इसमें यहाँ पे हमें कभी भी एंट्री नहीं करनी है। एक जब यहाँ पे अपसाइड का मूव जाने लगा तो यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय करा होगा, उनको यहाँ पे मार्केट ने हटा दिया। दोबारा वापस से यहाँ पे अपसाइड का पुल बैक आया, उनको भी मार्केट ने हटा दिया। तो मार्केट जब यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले चुका है, एक बार नहीं दो बार यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले चुका है, साथ ही यहाँ पे इंड्यूसमेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, अब सबको लग रहा है कि यहाँ से चार्ट नीचे चला जाएगा। बच्चे कुछ जो लोग थे उनको भी इस पुल बैक के बाद जब यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तब लोगों को लगा होगा कि चार्ट नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे भर भर के लिक्विडिटी इकट्ठी हो चुकी है। यही मैंने आपको डायग्राम में भी समझाया था। ऑर्डर ब्लॉक POI जब ही बनता है, जब ही काम करता है, जब उसको अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल जाए, इंड्यूसमेंट हो चुका हो बेसिकली। यही मैंने आपको बात डायग्राम में भी समझाई थी कि इस तरह से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो एक बार यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो जाए उसके बाद ही ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। जब बाकी नॉर्मल रिटेलर्स, नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडर्स वहां पे ट्रैप हो चुके हों, उनका सबका माइंडसेट, उनकी सबकी साइकोलॉजी जब यहाँ पे चेंज हो चुकी है, उसके बाद यहाँ पे काम करता है ऑर्डर ब्लॉक। इसलिए ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा काम किया।
अब डायरेक्टली हम हायर टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना चाहें तो इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ली जा सकती है। उसमें एक्यूरेसी वगैरह तो बहुत अच्छी हमें देखने को मिलेगी, पर दो मेन दिक्कत आती है। एक तो इसको होल्ड लंबा करना पड़ेगा क्योंकि टाइम फ्रेम बड़ा है। दूसरी दिक्कत आती है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हमें कम देखने को मिलता है क्योंकि स्टॉप लॉस बड़े बड़े बनते हैं। यानी मैक्स टू मैक्स रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो 1:2 या 1:2.5, कभी कभी 1:3 इस तरह तक हमें देखने को मिल जाते हैं। इन दोनों प्रॉब्लम का हल पाने के लिए एक तरीका निकाला गया है जिसको एंट्री मॉड्यूल्स कहा जाता है। उसके लिए यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी, इसको हटा देते हैं। हम पीओआई को सिलेक्ट करने के बाद जब यहाँ पे चार्ट इसके आसपास आएगा तो हमें चलना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे फिल्टर्ड एंट्री को प्लेस करने के लिए काफी सारे एंट्री मॉड्यूल्स हमारे सामने निकल के आते हैं। यानी बहुत तरह की एंट्री हमारे सामने हो सकती है। उसमें से इस वीडियो में जो मैं आपके साथ एंट्री मॉड्यूल डिस्कस करने वाला हूं वो रहेगा CHOCH एंट्री मॉड्यूल, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर पे बेस्ड एंट्री मॉड्यूल। तो इससे आपको हल्का हल्का क्या क्लियर हुआ कि लोअर टाइम फ्रेम पे आके आपको चाहिए होगा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसके बेसिस पे हमारी एंट्री होगी यहाँ पे। एंड फिल्टर्ड एंट्री जो होती है लोअर टाइम फ्रेम पे, उस केस में जो सबसे ज्यादा एंट्री मॉड्यूल काम में आता है वो यही वाला एंट्री मॉड्यूल रहता है जिसको चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री मॉड्यूल कहते हैं, चोक एंट्री मॉड्यूल। जैसा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करा, तो जब यहाँ पे चार्ट आएगा इस पर टैप करेगा तो हमारे लिए यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब यही पूरी चीज यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसे दिखेगी कि लोअर टाइम फ्रेम पे लोअर हाइज लोअर लोज बनते हुए आएंगे इस तरह से, जिस वजह से क्या होगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। फिर वो हायर टाइम फ्रेम पीओआई को टच करेगा, यहां से एक हमारे को चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलेगा। यानी ये जो लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, ये जब यहाँ पे चेंज होगा तो उसको क्या कहा जाता है, मैंने आपसे कह रखा है चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो उस बेसिस पे हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री मिलेगी। तो हायर टाइम फ्रेम पे तो ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रक्चर बुलिश है, लोअर टाइम फ्रेम पे भी जब स्ट्रक्चर बुलिश होगा उसको हमें यहाँ पे कैच करना है। अब एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने ये पीओआई को मार्क करा, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या था, अप साइड का इस तरह से चल रहा है। पर लोअर टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, इस तरह से डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। तो इस डाउन ट्रेंड का जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा वहां पे हमारी एक एंट्री जनरेट होगी। इसी को कहा जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री मॉड्यूल या फिर शॉर्ट में चोक एंट्री मॉड्यूल। तो लास्ट पुल बैक मार्केट ने टच करने के बाद क्या दिया, ये वाला, तो ये हमारा हाई था। उसके बाद मार्केट ने वापस से यहाँ पे एक और लो ब्रेक करा इस तरह से, और यहाँ पे क्या हाई लगा, ये वाला हमारा। तो सेकंड हाई हमारा ये बन गया। यानी इसके ऊपर अब मार्केट जाते ही हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद फर्दर हमें कोई भी हाई देखने को नहीं मिला। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करने का ये है एज अ प्रो टिप कि जब हायर टाइम फ्रेम पीओआई से मार्केट स्ट्रेंथ ले रहा हो, उसके आसपास या उसके अंदर में घूम रहा हो, तो वहां पे जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा उसमें हमें कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करना है। सिर्फ जैसा यहाँ पे स्वीप करके आया ये ऊपर, तो यहीं पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका था। एंट्री मॉड्यूल की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हल्के से रूल्स चेंज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमें ये बात पता है कि ब्रॉड स्ट्रक्चर पे यहाँ पे स्ट्रेंथ ले रहा है। बस सिर्फ यहाँ पे कहां से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा उसको एकदम बॉटम पे प्रेडिक्ट करने के लिए, एकदम बॉटम पे पकड़ने के लिए हम वहां का वेट कर रहे हैं। तो उसमें कोई यहाँ पे ना तो हमें ज्यादा बड़े पुलबैक की जरूरत है चेंज ऑफ कैरेक्टर में, सिर्फ छोटे छोटे पुलबैक जो यहाँ पे छोटे छोटे हाइज लग रहे हैं इस तरह से, उसके ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। और कैंडल क्लोजिंग की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। उसके ऊपर अगर कैंडल की विक भी जाती है तो भी वहां पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लिया जाएगा। टच करने के बाद मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन करा, तो पहला हाई ये लगा हुआ था हमारा, इसके ऊपर मार्केट गया नहीं, दोबारा यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ नीचे की साइड पे, तो ये हमारा हाई हो गया। अब इसके ऊपर यहाँ पे मार्केट गया, यहाँ पे आप देखेंगे कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। एंट्री मॉड्यूल को हम डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर मार्क नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्क करने में और एंट्री मॉड्यूल को प्लान करने में मेजर डिफरेंस ये रहता है कि यहाँ पे एकदम शॉर्ट मोमेंटम में जो ये पूरा इतना सा एरिया हो रहा है उसमें हमें यहाँ पे एंट्री को कैच करना है। तो उसके लिए ना कोई मेजर पुलबैक का हम इंतजार करेंगे, ना हम कैंडल क्लोजिंग का इंतजार करेंगे। तो इस तरह से एग्जैक्टली हमें यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला। इसको मैंने आपके लिए मार्क कर दिया है यहाँ पे। नॉर्मली अगर हम स्ट्रक्चर को मार्क कर रहे होते तो उसमें ये छोटे छोटे पुलबैक से यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता भी नहीं, उसमें तो कोई वैलिड हाई ही मार्केट का जब क्रॉस होता तभी हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता। पर यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये छोटे छोटे पुलबैक्स जो हैं ये भी हमारे काम आएंगे, इनके थ्रू भी हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा और कैंडल क्लोजिंग का भी हमें वेट नहीं करना है। अब सेम जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया था कि इस तरह से चार्ट गिरता हुआ आया, फर्स्ट जो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, उसके बाद जो फर्स्ट पुलबैक देगा, फर्स्ट इंटरनल लो लगाएगा यहाँ पे, उस पे हमें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद एक बार जाने देना है चार्ट को, वापस आके जब चार्ट उसको ब्रेक करेगा यहाँ पे IDM होगा इंड्यूसमेंट, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एंट्री ढूंढनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, फर्स्ट पुलबैक निकला, उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई करा, रिटेलर्स ने यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करी होगी, ये लो लगाया मार्केट ने, इसको लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस खाली है, लिक्विडिटी जनरेट कर ली, उसके बाद यहाँ से मार्केट का रियल स्ट्रेंथ चालू होती है। इसी इंपॉर्टेंट बात को हमें नोटिस करना है हायर टाइम फ्रेम पीओआई के एरिया में आके लोअर टाइम फ्रेम पे। अब इस तरह से यहाँ पे जूम करके आप अच्छे से देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे ये जो फर्स्ट लो लगाया था उसको टेकन आउट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा ये कहलाएगा एक इंड्यूसमेंट, इसको हमें मार्क कर लेना है एज अ इंड्यूसमेंट। सो आपको समझ में आ गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, फर्स्ट पुलबैक आया, लो लगा, रिटेलर यहाँ पे बाय करेंगे, वापस से यहाँ पे मार्केट ने इसको क्लियर करा, लिक्विडिटी ली, अब उसके बाद यहाँ पे मार्केट अपसाइड में फायर हुआ, एंट्री आगे बनेगी हमारी। यहाँ तक सिर्फ हमारा ये क्लियर हुआ है इंड्यूसमेंट लेने के बाद
कि मार्केट यहाँ से टेक ऑफ करने को रेडी है। मार्केट ने यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पीओआई से अपनी स्ट्रेंथ भी ले ली है और लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चोक एंट्री मॉड्यूल भी हमें दे दिया है। तो मार्केट यहाँ से टेक ऑफ करने को रेडी है बस। अब डायरेक्टली एंट्री को पंच करने के लिए, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 मेन कंडीशंस हमारे सामने निकल के आती है। उन तीनों में से किसी पे भी हम वहां पे ट्रेड पंच कर सकते हैं। पहली हो जाती है कि या तो किसी इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक पे हम एंट्री एग्जीक्यूट कर दें, अभी मैं आपको करके दिखा दूंगा कैसे होता है। दूसरी हो जाती है कि हमें वहां पे हायर टाइम फ्रेम पीओआई के अंदर में कोई इंटरनल ऑर्डर फ्लो देखने को मिले, वो भी क्या होता है अभी मैं आपको बता दूंगा। तीसरी हो जाती है कि कैंडल के इम्बैलेंस के ऊपर भी हम वहां पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। इन 3 तरीके से हमारी बेस्ट एंट्री होती है चोक एंट्री मॉड्यूल में। अब आप में से काफी सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि इन तीनों चीजों को हमें देखना जरूरी क्यों है, जब हमें यहीं पे पता चल गया कि चार्ट यहाँ पे टेक ऑफ कर सकता है, चोक एंट्री मॉड्यूल यहाँ पे लगता हुआ नजर आ रहा है, तो हम यहाँ पे भी तो एंट्री ले सकते थे। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है, अगर यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं तो हमारे रिस्क के चांसेस भी 50-50 हो जाते हैं। ऐसा इस वजह से है क्योंकि यहाँ से जैसा ये तो यहीं से मुड़ के ऊपर चला गया, पर कभी कभी क्या होगा, इंड्यूसमेंट लेने के बाद वो हल्का सा ज्यादा नीचे आएगा, फिर ऊपर की साइड पे जाएगा, तो हमें एग्जैक्ट पॉइंट पता नहीं होता कि कहां से वो ऊपर जा सकता है। पर इन तीनों सिचुएशन को अप्लाई करने के बाद हमें एग्जैक्ट पॉइंट पता चल जाएगा। तो सबसे पहले वाले केस की सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक पे किस तरह से एंट्री लेनी है। तो जैसा कि ये पूरा एक बड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक है जिसके अंदर में हम घूम रहे हैं और हमें ये भी पता चल चुका है कि यहाँ से चोक एंट्री मॉड्यूल लग चुका है, चार्ट टेक ऑफ करने को रेडी है। तो लास्ट टाइम पे जो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिल रहा हो इस पूरी स्विंग में, उसको हम एज ए यहाँ पे इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करते हुए, जैसे यहाँ पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा था, इसको मैं नाम देता हूं यहाँ पे इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक का। तो इस तरह से जब चार्ट इस पर टैप करेगा तो तब हम एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि बाकी सारी कंडीशंस भी यहाँ पे टिक हो रही हैं कि यहाँ से एक वापस से हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टाइप देखने को मिला है। इस तरह से मार्क कर देता हूं मैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, उसके बाद एक पुल बैक भी आया, एक इंड्यूसमेंट भी आया और वापस से मार्केट ऊपर निकला, तो यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ हमें नजर आ रहा है। दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर आप जूम करके यहाँ पे देखेंगे तो कैंडल के बीच में हमें अच्छा खासा इंबैलेंस भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस तरह से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या थी, क्या ये मिटिगेटेड है ऑर्डर ब्लॉक, तो अभी तक मिटिगेटेड नहीं है। कौन से ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूं, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक की। तो ये सबसे हमारा फाइनेस्ट तरीका हो जाता है, इस पे कभी भी चार्ट टैप करे तो हमारी एक बेस्ट एंट्री बन सकती थी। सेकंड मोस्ट ऑप्शन आता है हमारे लिए, कैंडल के बीच में कोई इंबैलेंस है वहां पे और कोई, तो उस पे भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी एक कैंडल के बीच का इंबैलेंस हमें देखने को मिल रहा है, तो इस कैंडल के इंबैलेंस पे भी जब चार्ट टैप करे तब हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। 2 कंडीशन आपके सामने क्लियर हो गई, एक तो इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक वाली, एक कैंडल के इंबैलेंस वाली। तो ये भी एक इंबैलेंस है और ये भी एक इंबैलेंस है कैंडल का। तीसरी कंडीशन आती है एंट्री लेने के लिए कि ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी समझाया था कि बाइंग के टाइम पे जो बाइंग अप ट्रेंड में चार्ट इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, उसके बाद चार्ट यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे भी अप ट्रेंड में आ चुका है। तो अप ट्रेंड के चार्ट में ये जो बीच बीच के सेलिंग के मूव होते हैं, तो लास्ट सेलिंग का जो मूव आया है वो पूरा एक लास्ट ऑर्डर फ्लो कंसीडर किया जाता है, जो ये हमें देखने को मिल रहा है इस तरह से। तो इसको हम पूरा मार्क करके नाम दे देते हैं यहाँ पे, इस तरह से हाई से पूरा लो तक हमें मार्क करना पड़ेगा और नाम देना पड़ेगा इसको एज अ ऑर्डर फ्लो। OF का नाम मैं दे देता हूँ, ब्लैक कलर से इसको कंसीडर करके ऑर्डर फ्लो का नाम दे दिया। अब इसको हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो इन 3 चीजों पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। अब तीनों ही चीजों पे एंट्री लेने का मैं आपको फायदा और नुकसान समझा देता हूं। सबसे पहला वाला क्या था कि इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक, ये हमें सबसे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड देता है, सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी देता है, सबसे ज्यादा सक्सेस के चांसेस भी इसके ही रहते हैं। सिर्फ इसका एक ही डीमेरिट है, एक ही इसकी दिक्कत है कि कभी कभी चार्ट इस पर टैप करता ही नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बड़े से ऑर्डर ब्लॉक के अंदर में घूम रहे हैं, तो हो सकता है वहां पे इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक को वो लेने आए ही नहीं। अब जैसे यहाँ पे नहीं आया, पर कभी गलती से आता है, इस पर टैप करता, तो वो हमें सबसे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड देता। उसके जितना रिस्क रिवॉर्ड आपको कहीं पे भी नहीं मिल पाएगा। कितने पॉइंट का है मैं यहाँ पे एक बार आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 33-32 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बनता, किसमें, बैंक निफ्टी के चार्ट में। बैंक निफ्टी के चार्ट में 33 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी आप समझ सकते हैं कितना बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को मिलता। पर जैसा कि आपको पता है हर कॉइन की 2 साइड होती है। सबसे बेस्ट यहाँ पे चीजें होने के बाद एक ही इसका डिमेरिट है कि इस पर टैप करता ही नहीं है कभी कभी चार्ट, उसके पहले से ही टर्न अराउंड होके चला जाता है। उसके बाद दूसरा तरीका है कि कैंडल के इम्बैलेंस पे एंट्री लेना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के जनरली ऊपर ही कैंडल का इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे 2 देखने को मिल रहे हैं हमें, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इनमें क्या होता है, इनमें जनरली चार्ट हिट भी करता है, टैप भी करता है, तो इसकी एक्यूरेसी टैप करने की ज्यादा हो जाती है कि इसको लेता हुआ ही जाएगा, वो इस पे एंट्री करने का मौका दे देगा बेसिकली। बस होता क्या है कि इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक के कंपेयर में यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड कम हो जाता है थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पे नीचे वाले इम्बैलेंस पे भी अगर हम एंट्री करते तो यहाँ पे हमें वहां पे 33 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग रहा था, यहाँ पे हमें लगभग 45 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस लगता। और दूसरा डीमेरिट यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसा कि मल्टीपल हमें इम्बैलेंसेस देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी एक यहाँ पे देखने को मिला, एक यहाँ पे, तो कभी कभी चार्ट ऊपर वाले इम्बैलेंस से ही चला जाता है, जैसे यहाँ पे हमें जाता हुआ नजर आया। तो इससे अगर हम यहाँ पे लेते तो फिर हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा और बड़ा हो जाता, जो कि 78 पॉइंट के आसपास का निकल के आता है। 78 से 80 पॉइंट का आप मान सकते हैं। अब उसके बाद आता है थर्ड एंड सबसे बेस्ट तरीका, वो होता है एक ऑर्डर फ्लो का।
ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ये पूरा मैंने आपको बता दिया। लास्ट सेलिंग मूव जो चलता हुआ आया बुलिश मूव के पहले, उसको पूरा ऑर्डर फ्लो कहते हैं। तो ये यहां से हाई से लेकर पूरा लो तक ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो था। इस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली चार्ट यहाँ पे डॉट टच करा और यहीं से ऊपर की साइड पे मूव दिया। तो इस पे अगर हमें एंट्री करनी थी तो सेम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड सेम ही रहता है जो ऊपर वाले इम्बैलेंस का है, लगभग वही हमें 75-80 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता और उसके अकॉर्डिंग हमारा रिस्क रिवॉर्ड बनता। टारगेट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर इसकी सबसे ज्यादा टैप करने के चांसेस बने रहते हैं, यानी 10 में से 9 बार आपको ये टैप होकर यहाँ पे चार्ट इसको लेते जाता हुआ ही नजर आएगा। जितना मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस करा एक बार उसको कंक्लूड कर रहा हूं, जिससे कि आपके माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाए, फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखा हायर टाइम फ्रेम पीओआई को आइडेंटिफाई करने का तरीका। हायर टाइम फ्रेम पीओआई एक बार मिल गया, उसके बाद आना है लोअर टाइम फ्रेम पे, वहां पे आके CHOCH चोक एंट्री मॉड्यूल, इसको पहले आइडेंटिफाई करना है। जब एक बार ये चोक एंट्री मॉड्यूल लग जाए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने देखी कि 3 तरह से हम एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहला इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक वाली एंट्री जो ये वाली थी ऑरेंज कलर का बॉक्स, दूसरा कैंडल के बीच के इम्बैलेंस जो कि ये दोनों हमें देखने को मिल रहे थे, तीसरा ऑर्डर फ्लो जो कि ये पूरा लास्ट सेलिंग मूव हमें देखने को मिल रहा था। इसमें से मैं पर्सनली लोगों को रिकमेंड करता हूं और खुद भी सबसे ज्यादा मैंने इसी पे ट्रेड ली है, वो होता है ऑर्डर फ्लो, क्योंकि ये जो है सबसे बेस्ट चीज है पर सबसे कम हमें देखने को मिलती है कभी कभी, उसको कहते हैं एकदम गोल्डन चांस। सेकंड आती है इम्बैलेंस, ये बीच का मामला है इसके और इसके, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा स्टॉप लॉस हमारा बड़ा बनता है और चार्ट इस पे टैप करने के 50-50 चांसेस रहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हमें देखने को मिले इम्बैलेंस, तो यहां से भी चार्ट ऊपर जा सकता था और यहां से पहले से ही मुड़ गया, तो ये भी हमें देखने को मिलता है कभी कभी। उसके बाद सबसे बेस्ट तरीका हो जाता है ऑर्डर फ्लो वाला। इस पे चार्ट 99% टाइम टैप करके इसको लेके जाता ही है, बस रिस्क रिवॉर्ड हल्का सा हमारा कम हो जाता है, पर इसमें 99% ये श्योरिटी बन जाती है कि आपकी ट्रेड मिस नहीं होगी। जैसे यहाँ पे अगर इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक के चक्कर में मैं बैठा रहता तो मेरी ट्रेड मिस हो जाती, इम्बैलेंस के चक्कर में मैं रहता तो या तो इस वाले इम्बैलेंस में मैंने बाय कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, इस वाले के चक्कर में बैठा रहता तो मैं बैठा ही रह जाता, यहाँ पे चार्ट आया ही नहीं नीचे। ऑर्डर फ्लो के चक्कर में ऐसा कभी भी नहीं होता। ऑर्डर फ्लो के केस में 99% टाइम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि चार्ट उसी पर टैप करके वहां से ऊपर की साइड पे जाता है। अब एक बार मैं आपको टारगेट बता देता हूं। टारगेट इसमें क्या रहता है, जो मेन यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पीओआई के केस में सबसे हाई लगा हुआ था हमारा, वो हमारा यहाँ पे टारगेट रहता है। यानी जैसा 1 आवर टाइम फ्रेम पे सपोज करते हैं हम एंट्री लेते, तो उस केस में जो हमारा यहाँ पे टारगेट था वही एग्जैक्टली हमारा यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे भी टारगेट रहता है, जो कि ये हाई निकल के आ रहा था, जैसा मैंने आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे समझाया भी था। इस तरीके से यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटे हो जाते हैं और रिस्क रिवॉर्ड हमारे बड़े हो जाते हैं। टारगेट यानी बड़े बड़े हमें देखने को मिलते हैं। स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, कोई भी जो लास्ट स्विंग होती है उसके हल्का सा नीचे थोड़ा सा पॉइंट का मार्जिन छोड़ के, तीनों ही केस में सेम स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेते तो भी स्टॉप लॉस सेम रहता, बस सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड हमारा बढ़ जाता। क्या रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को मिलता 1:15 का। नीचे वाले इम्बैलेंस पे हम एंट्री लेते तो हल्का सा रिस्क रिवॉर्ड हमारा और कम होता, पर स्टॉप लॉस फिर भी सेम रहता। क्या मिलता 1:13। उसके बाद ऊपर वाले इम्बैलेंस पे हम एंट्री लेते तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता, रिस्क रिवॉर्ड 1:7 के आसपास, 7.2 के आसपास। और जो लास्ट ऑर्डर फ्लो चलता हुआ आ रहा है उस केस में हमारा यहाँ पे जो हम एंट्री लेते तो क्या रहता 1:7.7 के आसपास। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड डिफर हो जाते हैं और साथ ही साथ उस पर टैप करेगा या नहीं उसकी एक्यूरेसी डिफर हो जाती है। सो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि 1:15 तक का भी रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को मिल सकता है ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटेजी में, यानी कि 1000 रुपए के लॉस के बदले 15,000 रुपए के प्रॉफिट तक का टारगेट। इसको भी हम ना पकड़े तो 1:7 तक का भी हमने देखा, यानी 1000 के लॉस के बदले 7000 का प्रॉफिट। ये तो हमने लास्ट एकदम देखा, इसको भी चलो आप छोड़ देते हैं कि थोड़ा ऊपर हमने एंट्री ली, तो लास्ट टू लास्ट हमें 1:5 या 1:4 तो देखने को मिल जाएगा, यानी 1000 के लॉस के बदले 5000 4000 का प्रॉफिट। इतना भी अगर हम पकड़ पाते हैं तो हमारे लिए क्या हो रहा है, आने वाली 3 से 4 ट्रेड का स्टॉप लॉस हमारा रिकवर हो चुका है। सही से सारी बातों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटेजी की विन रेट रहती है लगभग 65 से 70% के आसपास। इस तरह से किया जाता है ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटेजी को यूज चोक एंट्री मॉड्यूल के बेसिस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का ये आ सकता है कि ट्रेलिंग जो लोग करना पसंद करते हैं ट्रेड में, तो ट्रेलिंग हमें किस तरह से करनी है इसमें। तो वैसे तो बहुत छोटे हमारे स्टॉप लॉसेस बनते हैं यहाँ पे, अगर आप ट्रेलिंग नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, पर फिर भी अगर आपको करनी है तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि जो फर्स्ट मेन हाई लगा हुआ हो आपका, जैसे यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर जब चार्ट कैंडल क्लोज करके दे दे, जैसे यहाँ तो डायरेक्टली गैप अप खुल गया, डायरेक्टली ही टारगेट हिट कर दिया, पर इसके ऊपर जब चार्ट कैंडल क्लोज करके दे दे तब आप अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर सकते हैं। यानी इतना मिलने के बाद फिर आपको यहाँ पे ये वेट नहीं करना है कि वापस से स्टॉप लॉस हिट होगा तभी मैं एग्जिट करूंगा, कॉस्ट के आसपास आए तब भी आप एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ट्रेलिंग करते हुए चल सकते हैं। तो अब यहां से आगे मैं कुछ क्वेरीज एंड डाउट्स को आपके सॉल्व करने वाला हूं, जिसके रिलेटेड आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। हो सकता है यही सेम क्वेरी या डाउट आपके मन में भी आ जाए या फिर अभी आ रहा हो, इसलिए आप चाहें तो ध्यान से इसको सुन सकते हैं। साथ ही साथ में अपने कुछ प्रो टिप्स वगैरह भी आपके साथ शेयर करता हुआ जाऊंगा। जिस ऑर्डर ब्लॉक एंट्री वीडियो के लिए आप यहां तक आए थे वो तो समाप्त हो चुकी है, एंड जैसा कि ये स्ट्रेटेजी हो या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी हो दुनिया की, अगर हमें अच्छी लगती है उसको यूज करना है हमें,
तो सबसे बेस्ट तरीका हो जाता है उसको यूज करने का कि पहले कुछ दिन हम उसको बैक टेस्ट करके देख लें, उसके बाद कुछ दिन लाइव मार्केट में उसको ट्रैक कर लें या फिर पेपर ट्रेड कर सकते हैं। फिर अगर वो चीज हमें जमती है, हमें समझ में आ रही है, तब हमें उसको यूज में लेना चाहिए, जिससे कि सारे फायदे नुकसान और आपके सामने एक बार क्लियर हो जाएं और अच्छे से आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि किस तरह से एक्चुअल में यूज करना है स्ट्रेटेजी को। अब सबसे पहली क्वेरी ये निकल के आ रही है कि स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको शेयर करे थे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और CHOCA चेंज ऑफ कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना, उसमें मैंने आपके साथ कहा था कि एटलीस्ट 40, 50, 60% के आसपास तक हमें पुल बैक मिल जाए तो उसके बाद एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाता है। एक सज्जन का एक कमेंट आया था कि जब आपने ऐसा कहा था तो आपने लास्ट वाली जो ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो आई उसमें ये कैसे कहा कि यहाँ पे छोटे से पुल बैक के बाद जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई कर सकते थे। ध्यान से समझना बात को, एक होता है स्ट्रक्चर मैपिंग और एक होता है एंट्री मॉड्यूल। एंट्री लेने का तरीका, बेसिकली एंट्री लेने के तरीके में हम छोटे छोटे चेंज ऑफ कैरेक्टर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, छोटे छोटे उस पर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर को देखना पड़ता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी छोटे छोटे उस पर देखना पड़ता है। अब वहीं पे दूसरी साइड पे जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है उसमें इस तरह से होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। अब जैसे सपोज करते हैं मैंने ये वाला चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया, यहाँ पे मेरे को ट्रेंड क्या चल रहा है ये पता नहीं है, उसी को स्मार्ट मनी कंसेप्ट में स्ट्रक्चर मैपिंग कहते हैं कि स्ट्रक्चर क्या चल रहा है मेरे को पता नहीं है कि डाउन ट्रेंड में बने हुए हैं हम या अप ट्रेंड में बने हुए हैं या एकदम साइडवेज बने हुए हैं। तो उसके लिए जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो वैलिड हाई और वैलिड लो को कंसिडर करने के लिए एक अच्छे अमाउंट का पुल बैक चाहिए होता है। एक अच्छे अमाउंट का यहाँ पे पुल बैक होने के बाद ही जब यहाँ पे हाई को मार्केट क्रॉस करता है तब वो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह से चार्ट अप साइड पे चल रहा है, हल्का फुल्का पुल बैक लिया, वापस ऊपर की साइड पे क्रॉस करा, तो ये कोई यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा स्ट्रक्चर मैपिंग के टर्म्स में। ये जो पीछे के छोटे छोटे पुल बैक चलते हुए आ रहे थे उसमें से जो लास्ट यहाँ पे लो लगा हुआ है उसको सबसे पहले मार्केट टेकन आउट करे और जो ये पीछे के छोटे छोटे पुल बैक थे उससे बड़ा वाला पुल बैक ये होना चाहिए। फिर जाके क्या होता है, जब जिस पॉइंट पे ये यहाँ पे लो टेकन आउट हो जाता है तो ये हमारा वैलिड हाई कंसीडर हो जाता है। उसके बाद जब ये वापस से ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और जिस क्षण पे यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है तो ये हमारा फिर वापस यहाँ पे वैलिड लो कंसीडर हो जाता है। जब इंड्यूसमेंट करके यहाँ पे पहले लो को टेकन आउट करेगा, जो छोटे छोटे पुल बैक हो रहे हैं उनको यहाँ पे कभी कभी होता है कि पूरे को दो को ही टेकन आउट कर लिया एक साथ, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे लोस को टेकन आउट करा, इंड्यूसमेंट क्रिएट करा, उस टाइम पे जो हमारा हाई है वो एक वैलिड हाई कंसीडर किया जाता है। और लो हमारे जब चेंज होते हैं, जब मार्केट वापस से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है वैलिड हाई बनाने के बाद उसको ब्रेक करता है जब, तो उस टाइम पे हमारा वैलिड लो कंसीडर कर लिया जाता है। इस वाले पॉइंट पे आके हम यहाँ पे वैलिड लो कंसीडर कर रहे हैं और इस वाले पॉइंट पे जब यहाँ पे हमने इंड्यूसमेंट किया तब हम यहाँ पे वैलिड हाई कंसीडर कर रहे हैं। और ये सब हम कब कर रहे हैं, जब हमें चार्ट का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा कि चार्ट साइडवेज है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। वहीं पे जब हम एंट्री मॉड्यूल्स पे आते हैं जैसे यहाँ पे, तो उसमें हमें ये छोटे छोटे जो पुल बैक्स हो रहे हैं इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है कि यहाँ से चार्ट स्ट्रेंथ ले सकता है। अब उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे आके हम क्विकली यहाँ पे कैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे हमारी एंट्री बन सकती है। तो ये छोटे छोटे पुल बैक्स पे भी हमें यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और उसके अंदर में भी जो 40, 50, 60% की मैंने यहाँ पे टर्म आपके से शेयर करी थी वो एक इमेजिनरी फिगर थी, इसीलिए मैंने आपको 3 फिगर यहाँ पे बताई थी कि हाँ इतना आसपास तक हमारे जनरली आइडिया लग जाता है, 100 में से 90 ट्रेड में इतना पहुंच जाता है मार्केट। इस बेसिस पे मैंने आपको कहा था, तो ये कोई एक्यूरेट फिगर नहीं है, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी बस। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट जो नेक्स्ट आ रहा था वो था कि सर लिक्विडिटी का क्या काम है। तो सारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट ही लिक्विडिटी पर टिका हुआ है, वो मैंने आपको ड्यूरिंग द वीडियो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको वो वाला डाउट क्लियर हो गया होगा जिन लोगों को आ रहा था। अब तीसरी जो लोगों की क्वेरी बनी हुई है उसमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम 99% लोगों को तो सीखने में बहुत मजा आ रहा है, चीजें उनको नई नई बातें पता चल रही है, प्राइस एक्शन को देखने का उनका नजरिया चेंज होता जा रहा है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बाद। पर जो बचे हुए 1% लोग हैं उनका ये कहना है, सपोज करते हैं वो सीरीज के चलते हुए बीच में, जैसे कि 7th वीडियो है ये सीरीज की, बीच में उन्होंने कोई सी भी वीडियो उठा के पिक करी, दूसरे नंबर की वीडियो उठा के पिक करी या तीसरे नंबर की वीडियो उठा के पिक करी, उन्होंने देखा और उसके नीचे कमेंट कर देंगे अरे आपने तो ये चीज तो बताई नहीं इसमें। तो इस बात को ध्यान से समझिए कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाता है। ABCD से शुरू करते हुए इंग्लिश का सेंटेंस बनाना सीखा जाता है। आप खुद सोचिए कि डायरेक्टली अगर क्लास फर्स्ट के बच्चे को आप CA की बुक्स पकड़ा देंगे तो वो तो देख के ही पैनिक हो जाएगा, देख के ही उसके मन में घबराहट आ जाएगी कि अरे ये क्या हो गया। तो इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर करता हूं। इनफैक्ट मैं आपको इतना सिंपल बनाने की कोशिश करता हूं कि लास्ट वाली वीडियो में जब ऑर्डर ब्लॉक डिस्कस करना हमने चालू किया था, मैंने क्लियर कट आपसे ये कहा था कि एक पावरफुल सप्लाई और डिमांड जोन को ही ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है, जिससे कि आप चीजों को लिंक करते हुए समझ सके, प्राइस एक्शन टर्म से ही लिंक करते हुए उसको किस तरह से मॉडिफाई करा जा रहा है वो आप समझ सके। अब यहाँ पे जैसा कि ये चोक एंट्री मॉड्यूल था, नाम इसका भारी दे दिया, ये बात मैं आपसे हमेशा से कहता हुआ आ रहा हूँ, सिर्फ नाम भारी भारी है, पर नॉर्मल प्राइस एक्शन टर्म्स में भी बहुत पहले ये स्ट्रेटेजी चला करती थी, 3 साल पहले या 2 साल पहले जहां तक मेरे को याद है। कुछ लोग तो इनफैक्ट अभी भी यूज करते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क कर लिया, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे आके वहां पे एंट्री करने का तरीका देखा, कुछ हैमर कैंडल वगैरह बनी, इस टाइप का
तो उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, उसी को थोड़ा सा प्यूरिफाई करके यहाँ पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट में उसको यूज किया जाता है और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमें थोड़ा सा मिल सके और अच्छी एफिशिएंसी थोड़ी सी मिल सके। पेशेंस के साथ आप सारी चीजों को समझेंगे तो आपको एक एक चीज धीरे धीरे करके क्लियर होती जाएगी। इसीलिए मैं आपको नॉर्मल प्राइजेक्शन से लिंक करके ही स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझाता हुआ जा रहा हूं। मैं चाहता तो 4 वीडियोस में ही पूरा यहाँ पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट को कंप्लीट कर देता, पर डिटेल में आपको समझाने के पीछे का रीजन यही है कि एक तो आप उसके पीछे की साइकोलॉजी समझ सके, साथ ही साथ वो नॉर्मल वाले जो प्राइजेक्शन होते हैं उससे किस तरह से लिंक्ड है उसकी भी आप साइकोलॉजी को समझ सके। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से हम पजल तैयार करते हैं उसमें 1 से लेकर मान लीजिए 100 पीसेज हैं, तो आप धीरे धीरे करके जब एक एक पीस को समझना चालू करेंगे, फिर जब आप एंड में एक फाइनल पिक्चर को तैयार करेंगे तो आपके सामने एक ब्यूटीफुल पिक्चर निकल के आएगी जब आपके सारे पजल पीसेस जुड़ जाएंगे। एक्चुअल में क्या है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आपकी भी गलती नहीं है, देखने वालों की और जो हेट कमेंट्स करते हैं उनकी भी गलती नहीं है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक टॉपिक ही ऐसा है जिसको एक वीडियो में या 2-4 वीडियो में समझाना मुश्किल है। बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत सारे कंसेप्ट है, तो ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ रह गया तो आप समझ ही नहीं सकते उसको, आगे चल के आपके सब क्लियर हो जाएगा। सबके साथ ऐसा ही होता है जब पहली बार वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सुनना चालू करता है, देखना चालू करता है। एंड जैसा कि कुछ लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी आ रही थी कि ऑर्डर ब्लॉक वर्सेस ऑर्डर फ्लो पे सर एक वीडियो बनाओ कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो उस पर अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए एंड इस तरह के बाकी के और भी एंट्री मॉड्यूल्स होते हैं वो आपको देखने हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ इसी एंट्री मॉड्यूल पे आप एंट्री लेना पसंद करेंगे तो इस पे भी आप ले सकते हैं। ये सारे एंट्री मॉड्यूल्स को सीखने के लिए ही लोग हजारों रुपए के पेड कोर्सेज ले रहे हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में कोशिश कर रहा हूं कि समझा सकूं, जिस तरह से मैं पर्सनली चीजों को सीखना और समझना चालू किया था, एकदम स्टेप बाय स्टेप एज इट इज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। स्टार्टिंग में मेरे को भी बहुत ज्यादा हैवी लगता था स्मार्ट मनी कंसेप्ट, पर जैसे जैसे करके मैंने चीजों को ब्रेक डाउन करा, मुझे चीजें समझ में आई, उसी फ्लो में मैं आपको समझा रहा हूं। अब आपको इसकी वैल्यू करनी है या नहीं वो आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि उनको इसके बाद बहुत मजा आ रहा है, प्राइजेक्शन देखने का नजरिया बदल चुका है। आपको नेगेटिव अप्रोच रखनी है तो आप नेगेटिव अप्रोच रख सकते हैं। अगर फ्री में आपको चीजें देखना अच्छा नहीं लग रहा तो आप पेड कोर्सेज से भी आराम से सीख सकते हैं चीजों को, पर मैं उनके लिए ये वीडियोस बना रहा हूं जो डेडिकेशन के साथ वाकई में चीजों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इतना ही था वीडियो में, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, कोई फीडबैक वगैरह हो तो वो भी आप कमेंट करके दे सकते हैं, या कोई क्वेरी या डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। होपफुली आपकी ट्रेडिंग लाइफ में ये वीडियो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर करेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।